हाँ जी बच्चों, वेलकम। लेक्चर नंबर 9 है। चैप्टर तो वही है, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, डेरिवेशन ऑफ द इक्वेशंस इन यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन। डेरिवेशन ऑफ द इक्वेशंस इन यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन। लेकिन टेक्निक चेंज है। पहले आपने सारी इक्वेशंस को डेराइव किया था, लेकिन ग्राफिकल मेथड से किया था। अब मैं ग्राफिकल मेथड नहीं यूज कर रहा हूं, बल्कि एक नया मैथ्स यूज कर रहा हूं, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन वाला। इसे कहते हैं कैलकुलस मेथड। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन को मिलाकर कैलकुलस शब्द कहा जाता है। वर्ड कैलकुलस ये हम यूज करते हैं इफ द थिंग्स आर डेराइव्ड बाय यूजिंग इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन। तो देखो बेटा, इसमें मेनली वैसे इंटीग्रेशन का सहारा ही हमें लेना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो पहली इक्वेशन को डेराइव कर रहे हैं, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। इसको डेराइव करने से पहले तीन इंपॉर्टेंट बातें हैं सारी इक्वेशंस को, वो आप याद कर लीजिए। मैंने बताया हुआ है, ध्यान से सुनिए। देखो भाई, एक तो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डी एस अपॉन डी टी। कैलकुलस में वेलोसिटी का फॉर्मूला है डी एस अपॉन डी टी। एक्सीलरेशन के दो फॉर्मूले होते हैं, एक होता है डीवी अपॉन डी टी, एक और होता है वी डीवी अपॉन डी एस। अंतर क्या है? इसमें टाइम आता है, टी है, और ये टाइम के बिना है। तो अगर हमें टाइम के बिना वाली इक्वेशन चाहिए जिसमें टाइम ना आए, तो इस फॉर्मूले को यूज करना है। और हमें आंसर में अगर टाइम चाहिए, टी आए, तो इस इक्वेशन को यूज करना है। ये पढ़ लेते हो, v इक्वल्स टू डी एस अपॉन डी टी। इसका मतलब ये है वेलोसिटी इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। पढ़ के दिखाओ, वेलोसिटी इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें तो वेलोसिटी मिल जाती है। ये क्या लिखा है? a इक्वल्स टू डी वी अपॉन डी टी। पढ़ो, एक्सीलरेशन इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। या ये लिखा है a इक्वल्स टू वी डी वी अपॉन डी एस। इसका मतलब वेलोसिटी को s के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। v अपॉन s है ना, तो dv मीन्स, बोलो किसको डिफरेंशिएट करना है? वेलोसिटी को। किसके रेस्पेक्ट में? s के। राइट, इस तरह का मीनिंग है। अब इसमें से मैं पहली इक्वेशन यूज कर रहा हूं आपकी, ये वाली, और इसी से ये रिजल्ट निकलेगा। जरा ध्यान दीजिएगा, ध्यान से बोलिए भाई। तो मैंने लिख लिया a इक्वल्स टू डी वी अपॉन डी टी। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, क्या मिलेगा बताओ जरा? dv इक्वल्स टू a dt। अब मैं क्या करने जा रहा हूं? इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड्स करने जा रहा हूं। तो इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स in the proper limits, in the proper limits, and a equals to constant। बताओ ये क्यों लिखा a इक्वल्स टू कांस्टेंट? एक्सीलरेशन कांस्टेंट क्यों माना बताओ? क्योंकि मोशन का नाम याद है, क्या था? यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन। तो उसमें एक्सीलरेशन कांस्टेंट होता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, एक्सीलरेशन कांस्टेंट होता है। राइट। अब देखो प्यारे बच्चों, मैं इंटीग्रेट करने जा रहा हूं, तो मैंने इधर भी इंटीग्रल का निशान बना रहा हूं, इधर भी। तो इंटीग्रल डीवी इक्वल्स टू, अब कांस्टेंट जो होता है ना, वो इंटीग्रेशन के निशान के बाहर रहता है, तो ए अंदर नहीं रहेगा। कांस्टेंट्स को बाहर लिखिए, इंटीग्रेशन में सिखाया था। तो ए बाहर आ जाएगा, तो इंटीग्रल सिर्फ dt का होगा, इंटीग्रल dt। यानी यहां टाइम का इंटीग्रल होना या वेलोसिटी का। तो यहां लिमिट लिखी जाएंगी वेलोसिटी में। तो वेलोसिटी की स्टार्टिंग कहां से होती है? u से। तो ये हो गई हमारी लोअर लिमिट u, और वेलोसिटी का एंड कहां हो रहा है? v पर, फाइनल वेलोसिटी।
तो ये हो गई हमारी अपर लिमिट, लोअर लिमिट, अपर लिमिट। इसी तरह बताओ टाइम की शुरुआत 0 से और यहां टाइम का एंड t पर हो रहा है, राइट। 0 से t टाइम इंटरवल है, तो 0 से t, और वेलोसिटी में जो है वो u से v चेंजेस हैं। ओके, अब बताओ जरा, तुमने पढ़ा हुआ है, जरा ध्यान करो, इंटीग्रल dx जो होता था वो x होता था, फॉर्मूला मैंने पढ़ाया था। अब बताओ इंटीग्रल dv कितना होगा? बिल्कुल सही कह रहे हो, जैसे dx का इंटीग्रल x है, इसी तरह dv का इंटीग्रल होगा v, और लिमिट आ जाएंगी राइट हैंड साइड, तो यहां लिखोगे u से v तक a। अब बताओ dt का इंटीग्रल क्या होगा? इसी तरह सोचो, dx का x तो dt का t, लिमिट आ जाएंगी राइट हैंड साइड। फिर क्या करते थे? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। करो अपर लिमिट, तो v की जगह एक बार ये वाला लेटर आएगा यानी v, फिर माइनस लगाओगे और इस v की जगह आएगा u, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो क्या लिखोगे? v माइनस u इक्वल्स टू a। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो t की जगह एक बार ये आएगा फिर एक बार ये आएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो t माइनस 0। इस u को इधर ले जाओ तो ये हो जाएगा v इक्वल्स टू u प्लस 0 तो कोई मतलब नहीं, 80 बचेगा, तो v इक्वल्स टू u प्लस 80। ये फर्स्ट इक्वेशन का डेरिवेशन है, कर पाओगे। लेकिन यहां कौन सा मेथड यूज किया गया है? कैलकुलस मेथड, इंटीग्रेशन की हेल्प से हमने फर्स्ट इक्वेशन को डेराइव किया है। क्लियर? अब देखो बेटा सेकंड इक्वेशन पर आ रहे हैं, फिर केयरफुली देखना, ठीक है। तो बताओ भाई क्या करना चाहते हैं? टू डेराइव, बोलो, टू डेराइव s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। कौन सा मेथड है? बाय कैलकुलस मेथड। मोशन कौन सा है? सही कह रहे हो, यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन, जिसका मतलब है एक्सीलरेशन इसमें कांस्टेंट है। ये बातें हम जानते हैं, राइट। अब बताओ जरा क्या फॉर्मूला था एक्सीलरेशन का? जरा देखो, वेलोसिटी का ये फॉर्मूले थे। अब मैं इस फॉर्मूले का यूज करने जा रहा हूं, पढ़ो क्या लिखा है। v इक्वल्स टू डी एस अपॉन डी टी। यहां से शुरुआत कर रहा हूं, केयरफुली देखना। बोलो भाई पहली लाइन क्या लिखनी है? तो लिख दिया v इक्वल्स टू डी एस अपॉन डी टी। लिख पाओगे? लाइन लिखने के बाद हमेशा क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया मैंने, तो डी एस इक्वल्स टू वी डी टी। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अभी तुमने v की वैल्यू पढ़ी है, v की वैल्यू कितनी थी? अभी अभी डेराइव की है, v की वैल्यू थी u प्लस ए टी। पढ़ी है या नहीं पढ़ी है? अभी अभी v की वैल्यू लगा रहा हूं, तो ds का रिजल्ट क्या हो जाएगा? बोलो, ds इक्वल्स टू v की वैल्यू लगा दो u प्लस ए टी, तो u प्लस ए टी, और क्या लिखा है? dt। v की वैल्यू लिख दी है u प्लस ए टी, डी टी यही वाला है। क्लियर है? dt का अंदर मल्टीप्लाई कर लो, तो ds हो जाएगा u डी टी प्लस ए टी डी टी। अब मैं करने जा रहा हूं इसको इंटीग्रेट, तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, ठीक है, ऑन इंटीग्रेटिंग both sides within proper limits, within proper limits, and a equals to constant। क्लियर है सभी को? अब बताओ जरा इंटीग्रेट करो, तो ds को इंटीग्रेट करना है, तो ds आ गया। किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है? t के, तो t को ही अंदर रहने का अधिकार है, t के अलावा कोई चीज है तो वो बाहर जाएगी, तो u को बाहर लिखना पड़ेगा, इंटीग्रल हो जाएगा dt का।
फिर देखो यहां पर भी किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, टी के, तो अंदर रहने का अधिकार टी के पास है, ये टी तो अंदर रहेगा ये वाला, लेकिन ए को बाहर लिखना पड़ेगा, ए बाहर इंटीग्रल टी डी टी। अब बताओ लिमिट्स, एस में लिमिट्स क्या है, 0 टू एस, डिस्प्लेसमेंट 0 टू एस, टाइम की लिमिट्स 0 टू टी, टाइम की लिमिट्स 0 टू टी। यहां एस के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है तो लिमिट एस वाली आएंगी, यहां टी के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है तो लिमिट्स टी वाली आएंगी 0 से टी, ये भी टी के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है तो 0 टू टी टाइम वाली लिमिट आएंगी, राइट। अब बताओ जरा, डीएस का इंटीग्रल, सही कह रहे हो, जैसे डीएक्स का इंटीग्रल एक्स होता है इसी तरह डीएस का इंटीग्रल हो जाएगा एस, लिमिट 0 टू एस यू। अब बताओ dt का इंटीग्रल, dt का इंटीग्रल t, लिमिट इधर आ जाएंगी राइट हैंड साइड 0 से t a। अब बताओ यहां t की पावर कितनी है, 1, कितनी है 1, तुमने इंटीग्रल पढ़ा हुआ है, यहां देखो एक बार लिख के समझा देता हूं, तुमने ये फॉर्मूला पढ़ा है इंटीग्रल x की पावर n dx, तो इसका आंसर होता था x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। याद आ रहा है सभी लोग को। अब यहां t की पावर 1 है तो n का रोल 1 प्ले करेगा, तो क्या हो जाएगा t की पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, यानी टी स्क्वायर अपॉन 2। यहां t की पावर 1 है, जो हमारा सवाल है उसमें इस तरह से है t की पावर 1 dt, तो आंसर हो जाएगा n की वैल्यू 1 है तो t की पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1। ठीक है, यहां देखो आप केयरफुली समझो जरा ध्यान से, रेडी हो, चलो बोलो भाई। तो t की पावर कितनी है 1, करो, जो भी पावर वो n है तो n की वैल्यू 1 है, तो t की पावर n प्लस 1, n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, फॉर्मूले का यूज कर दिया है, लिमिट आ जाएंगी राइट हैंड साइड तो 0 से t। अब बताओ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट क्या मिलेगा, s माइनस 0, u से कोई मतलब नहीं है, यहां करो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट t माइनस 0, a तो लिखा ही है, ये नीचे कितना लिखा है 2, 1 और 1 2 हो गया, इसको मैंने बाहर ले लिया, अब खाली टी स्क्वायर रह गया, लिमिट लगाओ टी स्क्वायर, अपर लिमिट t की जगह तो टी स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, बहुत ध्यान दीजिए, t की जगह लिखना होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो t की जगह t लिखेंगे तो टी स्क्वायर ही आ जाएगा, अब t की जगह 0 लिखेंगे 0 तो 0 का स्क्वायर आ जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, और ये वाला 2 1 और 1 2 ये आ गया है, क्लियर है। अब बताओ कितना हो गया, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, 0 स्क्वायर तो कुछ होता नहीं है तो हाफ ए टी स्क्वायर। इस तरह से बच्चों आप लोग बड़ी आसानी से इन इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। अभी मैं आपको अगली वाली इक्वेशन भी सॉल्विंग का तरीका बता रहा हूं, लेकिन अब अगले लेक्चर में हम इसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू बच्चों।